फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे जिसमें हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी में हम आगे बढ़ते हैं कोशिकाओं के बारे में। देखिए, कोशिका सेल ये जो है दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये अविकसित होती है, यानी ये पूर्ण रूपेण विकास अभी नहीं की होती है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये छोटी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा में बड़ी होती है। दोनों को जब देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से, दोनों को नग्न आँखों से इस तरह से नहीं देखा जा सकता है, दोनों को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फिर भी ये जो है यूकैरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा में थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक इस दोनों में से सबसे जल्दी तेज गति से रिप्रोडक्शन कौन करेगा? सबसे तेज गति में रिप्रोडक्शन कौन करेगा, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? तो यूकैरियोटिक में देखिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं, और इन दोनों को रिप्रोडक्शन करने में समय लगता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसको रिप्रोडक्शन में समय नहीं लगता है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में ज़्यादा चीज़ पाई नहीं जाती है। इसको देखिए रिप्रोडक्शन करने के लिए इसकी कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और एक ये राइबोसोम, चार चीज़ें मिल गई, ये इसका नई कोशिका तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारी कोशिकाओं को बनने में क्या क्या चाहिए? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद लाइसोसोम, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और इसको बहुत कम चीज़ चाहिए, इसीलिए इसका क्या होता है रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। अब इसकी जो देखिए कोशिकाएं होती है, इसकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इसके पास कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों चीज़ें पाई जाती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि कोशिका भित्ति एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो प्लांट्स में पाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है प्लांट्स में वो होता है सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन इसके पास जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, अब इसमें जब जूम करके इसको देखा गया तब इसमें पता चला कि न्यूक्लियस तो है, राइबोसोम भी है और सेंट्रोसोम भी है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है, ये नहीं है। तो अब ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमारा शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देती है, श्वसन का कार्य करती है और हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। तो अब इसको ऊर्जा कौन देगा? अब इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा? अब ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा ये तो बाद में भी, ये सांस कहाँ से लेगा? तो देखिए ये जो सांस लेती है वो इसके भीतर जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य हमने जो पढ़ा है, इसके भीतर जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य से क्या करती है, ये इसकी कोशिकाएं सांस लेती है। ठीक है, अब सांस तो ले ली, लेकिन अब इसके पास ऊर्जा है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है, लेकिन इसके पास तो ऊर्जा है नहीं। राइबोसोम क्या करता है? तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये प्रोटीन क्या होती है? इमरजेंसी में हमारे शरीर को इमरजेंसी में कार्य करता है। ये प्रोटीन क्या करता है? इमरजेंसी में काम करता है, जब ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब इसके पास तो ऊर्जा है ही नहीं, अब इसके पास क्या है? इसके पास सिर्फ प्रोटीन है, यानी इमरजेंसी सेवा के लिए ही ये है। यानी इसके पास जब ऊर्जा नहीं है तो ये अधिक गति नहीं कर सकता है। अब जैसे देखिएगा कोरोना के समय में कहा गया था 2 गज दूरी। 2 गज दूरी क्यों? क्योंकि इसके पास अपना ऊर्जा है ही नहीं। ऊर्जा है नहीं तो ये 2 गज की दूरी भी पार नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा? 2 गज की दूरी भी ये पार नहीं कर पाएगा।
तो जितने भी वायरस होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। उनके पास क्या होता है, अपनी ऊर्जा नहीं होती है, उनके पास क्या होती है कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो कि लास्ट में यानी इमरजेंसी सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, न्यूक्लियस। अब ये जो है हर कोशिकाओं में पाया जाएगा। ये क्या होगा, ये हर कोशिकाओं में पाया जाएगा। इसके पास जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, इसी के पास होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारा ही नहीं, हर किसी का, पेड़ पौधों का, वायरस, कोरोना वायरस हो या कोई भी हो, सबका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास होता है। सबका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास होता है। अब मानिए किसी के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में यदि छेड़छाड़ कर दिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना। इन्होंने इस न्यूक्लियस पर में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसको हमारी कोशिकाओं के भीतर से इस न्यूक्लियस को निकाल करके बाहर लाए। अब इसको जूम करके देखने लगे। इसको जब जूम करके देखा तो इसके भीतर बहुत सारी चीज़ें इनको देखने को मिली, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें था। तो इन्होंने सोचा कि अगर इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी और के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक नया चीज़ का निर्माण हो जाएगा, यानी एक मतलब कि उसके प्रकृति में क्या होगी, भिन्नता आ जाएगी। अब जैसे देखिए अब इसका उपयोग ज़्यादातर देखिएगा आप सब्जियों में, फलों में अभी बहुत तेज़ी से हो रहा है। कैसे कि अब जैसे मान लीजिए एक कोई सब्जी है, मान लीजिए एक यहाँ करेला है और कद्दू है, ठीक है। अब करेला का आकार और कद्दू के आकार में अंतर तो है, ये छोटा होता है, ये क्या होता है, लंबा होता है ज़्यादा। अब देखिए इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। कोई इसके आकार को बताता है, कोई इसके रंग को बताता है, कोई इसके लंबाई को बताता है। इसमें भी वही चीज़ होता है, कोई इसके रंग को बताता है, कोई इसके आकार को बताता है, कोई इसकी लंबाई तय करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हर में अलग अलग होता है। अब कद्दू में जो लंबाई का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था, इसमें से खोल करके देख लिया गया कि इसमें जो इसका लंबाई का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सा है और इसका लंबाई का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सा है, इसका निकाल करके इसमें डाल दिया गया। तो अब क्या होगा, करेला भी क्या हो जाएगा, करेला भी इतना लंबा होगा, करेला भी क्या होगा, कद्दू के जैसा लंबा होने लगेगा। करेला भी क्या होगा, कद्दू के जैसा लंबा होने लगेगा, ज़्यादा लंबा होने लगेगा। गोभी में देखिएगा ये होता है, बैगन में भी उपयोग होता है इस सब का। तो इसी तरह से ये क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जब छेड़छाड़ करते हैं तब इस तरह का। अब जो भी हाइब्रिड का सब्जी हम लोग देखते हैं मार्केट में, जो पहले देखते होंगे करेला छोटा छोटा आता था, अब देखिएगा करेला बड़ा बड़ा आता है। बैगन छोटा छोटा आता था, अब देखिएगा बैगन आता है, लंबा लंबा बैगन आपको मिलेगा। तो ये सब क्या है, तो इसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण आता है। ये सब किसके कारण आता है, तो यही जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण आता है। तो देखिए अब आगे देखते हैं। तो जब अब ये न्यूक्लियस में क्या है, तो हमारा सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हर किसी का, मानव का भी, प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, जो भी है सबका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में है, न्यूक्लियस में ही है। अब वैज्ञानिक कैसे तो शांत बैठने वाले हैं नहीं, इन्होंने इस न्यूक्लियस को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इसके भीतर चेक किया कि इसके भीतर है क्या क्या चीज़ें, इस न्यूक्लियस के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं। तब जब उस पर जूम करके देखा गया तो इस तरह से एक्स के आकार में, इस तरह से एक्स के आकार में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा संख्या इनको देखने को मिला, जिसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये टोटल इसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम देखा गया मानव शरीर, मानव कोशिकाओं में, मानव शरीर के न्यूक्लियस में
कोशिकाओं के न्यूक्लियस में 23 जोड़ा क्रोमोसोम, यानी कि 23 जोड़ा, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम। अब ये जो है एक नहीं है, ये जो है इसमें 2 क्रोमोसोम हैं, 1 और 2, 1 और 2 क्रोमोसोम है। तो हर कोई जो है इसी तरह जोड़ा के आकार में था, इसी तरह जोड़ा के आकार में था, और 23 जोड़ा इसमें क्रोमोसोम देखा गया है मानव शरीर में। मानव शरीर के जो कोशिकाएं उसमें कितना 23 जोड़ा क्रोमोसोम देखा गया है। ठीक है, अब इसी क्रोमोसोम या अब इस क्रोमोसोम को बाहर निकाला गया, इस क्रोमोसोम को अब बाहर निकाला गया। ठीक है, बाहर निकालने के बाद अब इस पर में सर्च करने लगे कि अब इस क्रोमोसोम के भीतर भी कुछ ना कुछ होगा, इस क्रोमोसोम के भीतर भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसको जब खोल करके देखा गया, इस तरह से लंबा किया गया, इसको खोल करके जब इसको खोला गया पूरा, तो इस तरह से ये जो है इसको इस तरह से खोला गया पूरा, इस तरह से पूरा खोला गया। तो खोला गया तो पता चला ये जो है एक तरह से एक स्प्रिंग है, ये क्या है, एक तरह से स्प्रिंग की तरह है। तो इसको नाम दे दिया गया क्या, तो DNA, इसको कहा गया ये DNA। अब इसी को और लंबा किया गया इस तरह से, तब इसको कहा गया ये जीन है, ये क्या है, जीन है। और इसी जीन के भीतर क्या है, हमारे आनुवंशिकता को ले जाने वाली जो जानकारियां हैं वो सब कहाँ है, इसी जीन के भीतर है। इसी जीन के भीतर है क्या, तो हमारे आनुवंशिकता को आगे ले जाने वाली इकाइयाँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता को ले जाने वाली इकाई कौन सी है। ऑप्शन में रहेगा जीन, DNA, क्रोमोसोम या न्यूक्लियस। क्या आंसर होगा, तो वहाँ जीन हमारा आंसर होगा। क्या होगा, इकाई, आनुवंशिकता को ले जाने वाली इकाई जो होती है वो क्या होगी, तो जीन होगी। अब ये जो जीन था, इस जीन को भी देखा गया कि इस जीन को खोला गया तो इसके भीतर भी कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें मिली हैं, इसके भीतर भी कुछ चीज़ें मिली हैं। इसको कहा गया न्यूक्लियोटाइड। इसके जीन के भीतर जो ये मिला है, कहा गया कि ये क्या है, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड के भीतर भी 4 चीज़ें हैं, इस न्यूक्लियोटाइड के भीतर भी 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ATGC। क्या है, ATGC क्या है, तो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोकानिन। एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोकानिन, ये 4 चीज़ें जो है इस जीन के भीतर है। क्या है, इस जीन के भीतर ये 4 चीज़ें हैं। अब ये 4 चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कि एक है एडेनिन, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है ग्वानिन, चौथा है साइटोकानिन, इस तरह से नहीं है। ये है पहला, एक है एडेनिन, उसके बाद दूसरा है इसमें थाइमिन, तीसरा है ग्वानिन, चौथा है साइटोकानिन। ये इस तरह से पूरा जो है चारों एक ही में है, चारों एक ही में चारों है। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोकानिन, ये 4 चीज़ें इस जीन के भीतर पाए गए हैं। ठीक है, अब यही क्या होता है, यही जो है हमारे आनुवंशिकता के बारे में बताता है कि हमारा जो आने वाला, इसी से के माध्यम से हमारे आने वाला जो पीढ़ी होता है उसके शरीर में हमारी आनुवंशिकता जाती है। यही बताता है कि आँख कहाँ पर होना चाहिए, क्या गो आँख होना चाहिए, हाथ कहाँ पर होगा, क्या गो हाथ होगा, क्या गो पैर होगा। इसी से अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया जाए, इसी में अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया जाए तो क्या होगा, आनुवंशिकता बदल जाएगी, यानी कि अगला जो पीढ़ी होगा उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक फिल्म में देखने को मिला है। कौन सा फिल्म था, तो क्रिस 3।
उसमें देखे होंगे कि वो एक मानवर बनाता है, ना जानवर और ना ही आदमी। वो क्या बनाता है, इंसान का और जानवर का और सबका क्या करता है, ये डीएनए और जीन को मिक्स करके क्या बनाना चाहता है, एक राक्षस के रूप में एक मानवर बनाना चाहता है, जिससे क्या कर सके, देश पर में राज्य कर सके, इस संसार पर में राज्य कर सके। तो वही इसके साथ अगर छेड़छाड़ किया जाएगा, लेकिन इसके साथ जो छेड़छाड़ करना है, जिसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक मॉडिफाई, इसको हम लोग नहीं कर सकते। भारत सरकार ने इस पर में क्या करके रखा है, बैन लगा के रखा है कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं कर सकते। इसका उपयोग सब्जियों में हम लोग करते हैं, सब्जियों में इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, सब्जियों में इसका उपयोग चलता है। ना आप इसका उपयोग ना जानवर के ऊपर कर सकते हैं, ना ही इंसान के ऊपर ये आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डीएनए जो होता है, ये डीएनए जो होता है, ये ये जो होता है डबल हेलिक्स होता है, ये होता है डबल हेलिक्स होता है, यानी इसमें जो है डीएनए जो है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इसी को अगर आधा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएनए, ये हो जाएगा आरएनए, ये होगा डीएनए, ये क्या होगा डीएनए और ये हो गया आरएनए। अच्छा आप बताइए कि डीएनए में चेंजिंग करना आसान होगा कि आरएनए में चेंजिंग करना आसान होगा? चेंजिंग करना तो आरएनए में आसान होगा, क्योंकि ये इधर से पूरा खुला हुआ है, किसी को भी हटा देंगे और उसके जगह पर दूसरा ला सकते हैं, इसमें चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। तो जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, उन सभी में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। और आरएनए में क्या है कि ये जब 50 से 100 रिप्रोडक्शन कर लेता है तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग होने लगता है, उसके शक्ल सूरत में वेरिएशन में क्या होने लगता है, चेंजिंग होने लगता है। 50 से 100 के बीच में क्या होने लगता है, इसमें नया चेंजिंग होने लगता है। अब चेंजिंग हो गया तो उससे फिर नया जेनेटिक बनेगा, फिर चेंज होते गया, चेंज होते, इसी तरह अभी तक के देखिए ना, कोरोना में हम लोग जब कोरोना का जब चल रहा था तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि कोरोना का 50 से ज़्यादा वेरिएशन आ गया, वेरिएंट आ चुका था, कोरोना का 50 से अधिक वेरिएंट आ चुका था, अलग अलग तरह का कोरोना देखने को मिल रहा था। कैसे, तो वो आरएनए का बना होता है। और इसमें क्या होता है, 50-100 के बाद रिप्रोडक्शन के बाद इसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। तो जब चेंजिंग आना शुरू हो जाता है तो ये 50 से 100 के बाद अपना चेंजिंग लाना लगता है। तो इसमें देखे होंगे कोरोना के समय में कि 50 से ज़्यादा वेरिएंट आ चुका था, लेकिन डीएनए में चेंजिंग नहीं आ सकता है। डीएनए में जब तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। और आरएनए में 150 जो है 50 से 100 रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, चेंजिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। देखिए डीएनए का जो पहला अवलोकन किया था, यानी पहली बार जो डीएनए को देखा था, वो देखा था कार्ल्सबर्ग ने, वो देखा था कार्ल्सबर्ग ने डीएनए को पहली बार क्या था तो देखा था। और डीएनए का जो ये मॉडल है, मॉडल जो तैयार किया था, मॉडल तैयार किया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, तो डीएनए का मॉडल तैयार किया था। और कार्ल्सबर्ग ने पहली बार डीएनए का अवलोकन किया था, यानी पहली बार डीएनए को खोजा था, देखा था। मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। आनुवांशिकता को आगे बढ़ाने वाली जो इकाई है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी हमारी जीन। हमारा जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो सब किसके पास होता है, तो हमारा जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो सब किसके पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास में होता है। मानव शरीर, मानव कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम मानव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और
आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।